हे हेलो वेलकम टू कंडीशनल। कैसे हैं आप? देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी के बारे में। लास्ट वीडियो जो था जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो थी डिटेल में बता दी थी मेटलर्जी के बारे में। यहाँ पे मैं बहुत क्विकली मेटलर्जी को सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें डिटेल में पढ़ना नहीं होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा एक कहते हैं ना फ्लो शीट हमने पढ़ ली थी कि मेटलर्जी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ये जो एक्सट्रैक्शन मेटल का जो स्टेप्स है मैंने आपको बताया था। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी वो थी हमारी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, जहाँ पे हम ये देखते थे कि हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड होता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं मेटल में और उसका ऑक्सीजन उसको हम अलग कर देते हैं। इसके लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके आते हैं, कोई भी एक एक्स होगा जो उस ऑक्सीजन को अपने पास चुराएगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि मेटल यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस स्टेट में होता है, +1 +2 जो भी होगा मेटल वहाँ पे पॉजिटिव स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये उसको इलेक्ट्रॉन दे के खुद पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चला जाएगा और मेरे पास यहाँ पे एक जो भी एक्स ऑक्साइड मेरे पास बन जाएगा। अब सारा मेटलर्जी में जो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल है वो इसी चीज के इर्द गिर्द घूमता है। बेसिकली हम जब थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हमको वहाँ पे ये पढ़ना होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास मेटल ऑक्साइड है और अगर मेरे पास यहाँ एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो मुझे मेटल और बना के दे रहा है और XO बना के दे रहा है, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है? आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होता है या नहीं होता है उसका एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर होता है जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, या तो आप उसे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी लगा लो, नॉर्मली हम स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं ताकि कंडीशन फिक्स हो जाए। ठीक है, उसकी जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है अगर वो नेगेटिव निकल के आती है इस पूरे रिएक्शन की तो हम कहेंगे वो जो मेरा रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। अगर इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव निकल के आती है तो हम उसको कहेंगे कि वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, ये नहीं होगा। और अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 0 निकल के आ जाती है तो हम कहेंगे ये जो मेरा रिएक्शन है ये जो है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आकर रुक गया है। सो थर्मोडायनामिक्स में जो डेल्टा जी होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में जा रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ नॉट लग जाएगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर एक तरीके से यूं से सोच सकते हो कि इस रिएक्शन को रेदर हम ऐसे मान के चलते हैं कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा कि मेटल ऑक्साइड टूट जाएगा। मतलब हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक मेटल है और अगर मेरे पास वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, अगर वो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। देखिए, अगर इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है मतलब मेटल ऑक्साइड जो होगा वो स्टेबल होगा और मेटल ऑक्साइड बनेगा। और अगर इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आती है तो मेरा जो मेटल ऑक्साइड है, बेसिकली फंडा यहाँ पे ऐसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेटल ऑक्साइड था, उसमें आपने रिड्यूसिंग एजेंट को डाला और फिर वो जाके मेटल अलग हो गया और मेटल एक्स ऑक्साइड अलग से बन गया। रेदर देन अंडरस्टैंडिंग दिस टू रिएक्शंस, एक्चुअली देखा जाए तो ये दो रिएक्शन है जहाँ पे ये इसको लेके जा रहा है और ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम जिसको कहते हैं। आप रेदर इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि मेटल ऑक्साइड के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर मेटल ऑक्साइड का स्टेबिलिटी कम है यानी उसका फॉर्मेशन होने के चांसेस कम है तो ऑब्वियस सी बात है फिर जो एक्स होगा वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चला जाएगा और मेटल फिर वहां से अलग हो जाएगा। अगर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन का गिब्स फ्री एनर्जी, हम देखो हर एक चीज के फॉर्मेशन की गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है मतलब वो फॉर्म होगा, वो स्टेबल होगा। गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव का एक तरीके से आप ऐसे भी मान सकते हो कि वो स्टेबल होना। तो अगर मेरे मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है मतलब वो मेटल ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल है, और अगर वो उतना ज्यादा स्टेबल है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अपने ऑक्सीजन को लूज नहीं करेगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा ऑक्सीजन को नहीं चुरा पाएगा ना। इसी ग्राफ को जब आप लेते हो, समराइज करते हो, तो हमारे पास एक ग्राफ निकल के आता है जिसको हम एलिंगम डायग्राम कहते हैं। अब इसमें सर फायदा क्या होगा? सर इसमें फायदा हमारे पास ये है, यहाँ से हम पहली बात तो मेटल ऑक्साइड के स्टेबिलिटी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई मेटल कब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा या नहीं करेगा हम उसकी बात कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर मेरे पास दो मेटल्स हैं तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस टेम्परेचर पे मेटल ऑक्साइड किसका बनेगा। मान लीजिए मेरे पास एक तरफ एल्यूमिनियम है और मेरे पास एक तरफ मैग्नीशियम है और मेरे पास ऑक्सीजन है, और मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ 500 डिग्री सेल्सियस की, मान लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी था। ठीक है, क्या एल्यूमिनियम उससे मैग्नीशियम से ऑक्सीजन को चुरा पाएगा या नहीं चुरा पाएगा? क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन पाएगा और मैग्नीशियम टूट जाएगा? क्या मैग्नीशियम वैसे का वैसा ही रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम कुछ नहीं कर पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आप सिर्फ तभी दे सकते हो जब आपको हर एक पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का गिब्स फ्री एनर्जी पता हो। और वो क्या होगा?
जिसका गिव्स फ्री एनर्जी जितना ज्यादा नेगेटिव, हम स्पॉन्टेनियस कहने की जगह हम उसको कह सकते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा वो पॉजिटिव होगा गिव्स फ्री एनर्जी किसी भी मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का, उतना ज्यादा वो क्या होगा, उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। ऐसे हम अब मान के चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो थर्मोडायनामिक पैरामीटर में हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब से देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक तरफ तो है एंथैल्पी और आपके पास एक तरफ है T माइनस डेल्टा एस। सी जब भी मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात होती है, फॉर्मेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। सी याद रखना, जब भी कोई चीज फॉर्म होती है तो उसमें से एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं हमेशा तो नहीं कहूंगा केमिस्ट्री में मैं मेरा स्टेटमेंट गलत होगा कि हमेशा नेगेटिव होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है, जब भी कोई नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंट्रोपी ऑफ, हम किसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की। हम कहानी को उल्टा पढ़ रहे हैं। अगर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन का गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा तो वो स्टेबल होगा। हम ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर देन ये समझने की कि मेटल ऑक्साइड से रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीजन को चुरा पाएगा या नहीं चुरा पाएगा। हम रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ की बात किए बिना हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं। भाई देखो, किसी का रिलेशन टूटने वाला है, कोई बाहर से आ गया है, अब ये पूछना कि बाहर वाला उसको लेके जा पाएगा कि नहीं ऑक्सीजन को, इससे अच्छा आप ये बता दो ना इन दोनों के बीच में कितनी दरार पड़ गई है। अगर इन दोनों के बीच में मेटल और ऑक्सीजन में दरार बहुत पड़ गई है तो एक्स का, रिड्यूसिंग एजेंट का, आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन चुराना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मेटल और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन एंथैल्पी बहुत पॉजिटिव है, द वेरी पॉजिटिव, इसका मतलब वो अनस्टेबल है, आपका ऑक्सीजन जो होगा वो फटाक से चला जाएगा, दरार पड़ चुकी। लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये एक्स कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड स्टेबल। मैं इस चीज को इतना यूं एलोबरेट कर रहा हूँ, इसलिए एलोबरेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अक्सर एलिंगम डायग्राम समझ में नहीं आता कि एलिंगम डायग्राम बेसिकली क्या है। तो वहां पे आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हो, पर एलिंगम डायग्राम तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात करता है। तो भाई मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात इसीलिए करी जाती है, उससे आप ये अंदाजा लगा लो कि वो मेटल ऑक्साइड स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो मेटल ऑक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम एक नेगेटिव वैल्यू होगी, फिर माइनस हो जाएगा, टी हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। अब डेल्टा एस भी जो होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव होता है। क्यों डेल्टा एस नेगेटिव होता है? मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है सॉलिड स्टेट में, आपके सामने एक ऑक्सीजन आ जाता है गैसियस स्टेट में और वो बना लेता है मेटल ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में बनते हैं, मेटल ऑक्साइड मोस्ट ऑफ द टाइम। सी मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा ये कह देना कि नहीं यही होता है, ये हमेशा गलत है, क्योंकि फिर कोई ना कोई एक्सेप्शन निकल आएगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में चालू हो जाओगे, अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, आपने तो गलत कह दिया, एक्सेप्शन भी होता है। तो मैं अपने आप को डिप्लोमेटिकली सेफ रखना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इस रिएक्शन में हमको ये समझ में आ रहा है मेटल ऑक्साइड जो बना है वो सॉलिड स्टेट में, तो देखो एंट्रोपी वैसे ही समझ में आ जा रही है। यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा है क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, यहाँ पर एंट्रोपी कम है। तो इतना तो श्योर हो गया कि ये जो टर्म होने वाला है, ये जो टर्म होगा ये एक नेगेटिव टर्म निकल के आएगा। एंट्रोपी वाला जो टर्म होगा वो एक नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव और नेगेटिव आप समझ लो तो पॉजिटिव हो जाएगा। इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ मेरा ये तो टर्म हो गया नेगेटिव, और यहाँ पर टी डेल्टा एस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया, ये फिक्स है, ये नेगेटिव था, ये जो वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी, मैंने बाहर लिखा। अब देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ पर सारी चीज गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा? अब वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये पॉजिटिव टर्म जीत जाएगा और फिर आंसर जो निकल के आएगा, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होने लगेगी। मतलब ऐसे नंबर लाइन पे ऐसे समझ लो कि ये जीरो है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर हाई टेम्परेचर पे मेटल ऑक्साइड को फॉर्मेशन, इस रिएक्शन को अगर हाई टेम्परेचर पे करवाने की कोशिश करोगे मेटल ऑक्साइड का, तो नहीं होगा। जैसे जैसे तुम अलग अलग टेम्परेचर्स पे जाओगे, हायर टेम्परेचर्स पे जाने लगोगे, मेटल ऑक्साइड का बनना डिफिकल्ट होते जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हायर टेम्परेचर पे जाओगे तो ये पूरा टर्म जो है वो बहुत बड़ा, अगर टी का वैल्यू बढ़ेगा डेल्टा एस तो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन तो सेम है, डेल्टा एक्स फिक्स हो जाएगी, एस फिक्स हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू बढ़ेगी तो पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा, तो नेगेटिव नंबर, आपको भाई बॉडमास का रूल पता होगा, सिंपल अरिथमेटिक आता होगा कि प्लस एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को जब ऐड करोगे तो लास्ट में जो नंबर आएगा वो डिपेंड करता है हायर वैल्यू क्या होगी। अगर इस नेगेटिव
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू भी फिक्स होती है किसी भी मेटल ऑक्साइड के लिए, उसका एंट्रोपी का वैल्यू और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू फिक्स होता है। पर अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वाला टर्म जो होगा वो वेरिएबल हो जाएगा, ये वाला जो टर्म होगा टेम्परेचर के साथ वाला वेरिएबल। अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ये वैल्यू घट गई तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब इसका मतलब सारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिव्स फ्री एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन को अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, अगर फिक्स कर दिया जाए, इसीलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर बनेगा। अलग अलग टेम्परेचर्स पे अब हम ये देखेंगे कि वो मेटल ऑक्साइड का गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या आता है। अच्छा, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से सुनना जरा बेटा, ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और मैं यहाँ पर 0 लेके चलता हूँ। ठीक है, ये मैं 0 लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैं टेम्परेचर ले। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या मेटल ऑक्साइड का गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगा, नीचे नेगेटिव वैल्यू होगा। मान लीजिए इस टेम्परेचर पे ये वैल्यू था, इसका ये गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू था इस टेम्परेचर पे, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 है मान लेते हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑब्वियस सी बात है क्या होने लगेगी, पॉजिटिव। मतलब इतना तो श्योर है, अगर एंथैल्पी का वैल्यू और एंट्रोपी का वैल्यू फिक्स हो जाए तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में, फिर से मोस्ट ऑफ दी केसेस क्यों कह रहे हो भाई, मैंने एंथैल्पी को ऐसा मान के चला है कि वो हमेशा नेगेटिव होती है, पर ये हमेशा ही नेगेटिव होगी ऐसा हमेशा श्योर नहीं है। और ये भी मैंने मान के चला है कि जो एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ फॉर्मेशन जो होगी वो नेगेटिव, ऐसा मैंने मान के चला है, पर जरूरी नहीं है ये हमेशा होगी। क्यों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे केसेस में, जैसे मान लीजिए कार्बन ले लेता हूँ सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीजन ले लेता हूँ गैसियस स्टेट में, और मान लीजिए ये बना देता है मेरे को CO2, तो एंट्रोपी तो यहाँ बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि यहाँ पर तो एंट्रोपी चेंज 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि कार्बन को तो आपने सॉलिड स्टेट में लिया, यहाँ पर भी गैस का एक मॉलिक्यूल है O2 का, और यहाँ पर भी गैस का एक मॉलिक्यूल है, तो इस केस में तो डेल्टा एन का एंट्रोपी का चेंज का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये जनरलाइज कर रहा हूँ कि ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जब आप ग्राफ देखोगे तो आपको कहीं कहीं पे हर बार ऐसा पॉजिटिव ग्राफ ही नहीं मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ती चली गई, पॉजिटिव में होती चली गई, मतलब मेटल ऑक्साइड का स्टेबिलिटी हमेशा कम होते जाएगा, ऐसा हर केस में नहीं होगा। कुछ केसेस में, कुछ रेयर एक्सेप्शनल केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब वो मेटल ऑक्साइड हायर टेम्परेचर, फिर वो मेटल ऑक्साइड नहीं होगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ऐसे जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने पे गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आए, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नॉन मेटल्स होते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पे जिनकी ये पॉजिटिव चली जाए, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मेटल्स होते हैं। अब ये आई होप आपको इतनी जो मैंने थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाके चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको समझ में आया होगा, आप इस चीज़ को हजम कर पा रहे हो जो मैंने आपको ये थोड़ा थर्मोडायनामिक रिलेशंस के साथ बताया। मैं ये रीड नहीं करते बैठ रहा हूँ, अब आप ये आराम से बाद में बैठ के रीड करो कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन फंडे पे। व्हाट इज एलिंगम डायग्राम? So Ellingham diagram consists of a graph which represent variation of standard free energy with the temperature of formation of oxide of various element। तो भैया ग्राफ इस तरीके से होगा, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये 0 मार्किंग होगी, यहाँ टेम्परेचर होगा। मेटल के साथ अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, इसका आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव स्लोप में मिलेगा। और ऐसा देखा जाएगा कि नॉन मेटल, मैं उसको नॉन मेटल एन के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑक्सीजन गिव्स यू नॉन मेटल ऑक्साइड, ये आपको ज्यादातर नेगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा तो याद रखना स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, और अगर नेगेटिव स्लोप के साथ होगा तो याद रखना उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। मतलब कोई रिश्ता टूटेगा या नहीं टूटेगा, कोई एक्स आके आपके वाई को चुरा के लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, ये हम एक्स की ताकत देख के नहीं बताएंगे, ये हम आप मेटल और वाई के बीच में बॉन्ड कितना है, किस ताकत के साथ आप एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। मैं आप में आग लगाऊंगा, क्या आग लगाने से आपका बॉन्ड कमजोर पड़ जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो एक्स आपके वाई को चुरा के चला जाए। आई बात समझ में? अगर आप हीट लगाने पे, आग लगाने पे, हीटिंग करने पे आपका बॉन्ड और मजबूत होते जा रहा है, तो फिर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जो हो जाएगी वो
डिक्रीज हो जाएगी। आई होप ये लॉजिक समझ में आया। तो भैया देखो मैं डायरेक्ट आता हूँ, मैं अभी ये अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आराम से बैठ के रीड करो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम कमिंग टू द टॉपिक, दिस इज द ग्राफ। जैसे मैंने आपसे कहा था, आप इस ग्राफ में देख लीजिएगा, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है। फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, जिंक ऑक्साइड हो, फिर वो चाहे आयरन ऑक्साइड हो, कॉपर ऑक्साइड हो। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड अगर आप देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही आप देख लो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक एक्सेप्शनल केस आपको यहाँ दिखेगा। मैंने कहा ना एक्सेप्शंस आते हैं, केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शंस तो भाई अधूरी है ना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक नमूना मॉलिक्यूल निकलेगा, एक एटम निकलेगा जो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाएगा, उसका आप ग्राफ देखो तो नेगेटिव। ये याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड ही एक एक्सेप्शनल केस है जो नेगेटिव दिखाता है। आई बात समझना। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो सर, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है, अगर आपके पास सिल्वर कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, मैं चाहता हूं इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाए, कॉपर अलग हो जाए। आप अगर उसको 0 डिग्री पे करवाओगे तो देखो उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा भैया, क्योंकि वो -300 डिग्री सेल्सियस -300 पे है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको 1200 पे लेके चले जाओ, देखो उसकी वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, पॉजिटिव हो चुकी है। मतलब 1200 पे आने के बाद मैं कॉपर के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, और वहां से कॉपर को बाहर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आते आते कॉपर जो हो जाएगा वो, अब इसको आप थर्मल स्टेबिलिटी के टर्म्स में भी ले सकते हो। आप लोगों ने बहुत बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। आप इसको समझ सकते हो मेटल ऑक्साइड का स्टेबिलिटी, ये बड़ी काम की चीज है, काम आती है। सिमिलरली आप अगर देखो मैग्नीशियम, अब अच्छा कंपेयर करते हैं, कॉपर ऑक्साइड 400 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा या कॉपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ। तो देखो सर, 400 डिग्री सेल्सियस पे ये तो रही कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू, और ये रही कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू। थोड़ा ग्राफ लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ठीक है। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? अब इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। मान लो कल को तुम्हारे पास, अच्छा इससे तुम देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी प्रोडिक्ट कर सकते हो। मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने कॉपर को लाके रख दिया जाए, और कॉपर ऑक्साइड के सामने मैग्नीशियम को लाके रख दिया जाए, बताओ कौन सा रिएक्शन होगा या नहीं होगा 400 डिग्री सेल्सियस में? बताओ, सोच समझ के बताना सर, बड़ा सिंपल। 400 डिग्री सेल्सियस पे हम ये देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कैसे पता चलेगा? गिब्स फ्री एनर्जी देख लो भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन का स्टेबिलिटी 1100 के आसपास, 1100 के आसपास है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो बहुत स्टेबल है, तो कॉपर आके कुछ उखाड़ नहीं पाएगा उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बहुत तगड़ा बॉन्ड बना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, लड़ाई झगड़ा अभी तक हुआ नहीं है 400 पे, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, उसकी तो गिब्स फ्री एनर्जी देखो कितनी ज्यादा है। लेकिन अगर उल्टा रिएक्शन करवा दिया जाए, उसी 400 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर ऑक्साइड के सामने मैग्नीशियम को लाके रख दिया जाए, अब बताओ क्या होगा? अब 1100 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस पे इवन दो कॉपर ऑक्साइड बना है पर वो अनस्टेबल है, तो मैग्नीशियम अब किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग। अब यहाँ से कहानी, अब समझा क्यों स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे हम? रिड्यूसिंग एजेंट की ताकत की बात नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि हर एक रिड्यूसिंग एजेंट की ताकत रिलेटिव होती है। कोई किसी के सामने पावरफुल है, कोई किसी के सामने कमजोर पड़ जाता है, तो हम जिसको तोड़ना है उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब बताओ क्या यहाँ पे मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम? अच्छा, एक्चुअली बात ऐसी हो रही है, कॉपर में से अगर ऑक्सीजन को निकालना हो तो उसके नीचे 400 डिग्री सेल्सियस पे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, वो आयरन हो, वो जिंक हो, सारे के सारे, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पढ़ रहे थे, कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन करेगा, ये डिपेंड करता है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है या ज्यादा पॉजिटिव है। एग्जैक्टली सेम वही फंडा हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। किसकी स्टेबिलिटी या किसकी गिब्स फ्री एनर्जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी हायर होती है वो अनस्टेबल होगा, तो उसके नीचे के जितने भी लोग हैं वो सारे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उससे ऑक्सीजन छीन के लेके जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पावरफुल कौन होगा? मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम किसी का भी ऑक्सीजन चुरा सकता है, वो एल्यूमिनियम का चुरा सकता है, वो जिंक का चुरा सकता है 400। लेकिन जैसे जैसे, अच्छा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, चलो मैग्नीशियम, मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है और सामने एल्यूमिनियम ले आया, क्या रिएक्शन होगा? दूसरा, मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 है मान लेते हैं, और उसके सामने मैंने मैग्नीशियम ला के रख दिया, क्या ये रिएक्शन होगा? अब होगा या नहीं होगा? ऐसा टेम्परेचर बताओ। मान लीजिए मैं बात करता हूँ 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो 400 डिग्री सेल्सियस पे कौन जीत जाएगा? सर सीधा दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन चुरा पाएगा? सर 400 पे तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन चुरा पाएगा? हाँ। अगर 400 डिग्री सेल्सियस की बात करो तो मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बनाता है,
तो अगर वो ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड बनाता है तो अगर कल को 400 डिग्री पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सामने मैग्नीशियम को लाके खड़ा कर दो तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और एल्यूमिनियम को अलग कर देगा। ये 400 डिग्री सेल्सियस की कहानी है। अच्छा, अगर इसी रिएक्शन को 1600 डिग्री पे करवाया जाता तो, अगर इस रिएक्शन को 400 पे तो ये हो जाएगा, पर इसको अगर 1600 डिग्री सेल्सियस पे करवाया जाता तो क्या ये रिएक्शन हो पाता? सर 1600 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एनर्जी अब एल्यूमिनियम से ऊपर चला गया है, तो 1600 पे अब एल्यूमिनियम पावरफुल है, तो 1600 पे एल्यूमिनियम कहा हाँ भाई मैग्नीशियम क्या बोल रहा था तू 400 पे मेरा ऑक्सीजन, मतलब ऐसा समझो, मतलब कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है यार, ये बड़ा मजा आ रहा है समझने में। 400 डिग्री सेल्सियस पे आप खेलो, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की भावनाओं के साथ खेलो। कैसे खेलोगे? 400 डिग्री सेल्सियस पे तो मैग्नीशियम जीत गया, मतलब समझ लो ये ऑक्सीजन है, ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन का कोई लेना देना ही है इसमें, मैं जहां जाना चाहूँ वहां चला जाऊंगा भाई, मुझे बताओ किसके पास जाना है, ठीक है। अगर 400 डिग्री सेल्सियस की बात होगी तो मैग्नीशियम जीत जाएगा, तो ऑक्सीजन चला जाएगा मैग्नीशियम के पास 400 डिग्री सेल्सियस पे। और वहीं अगर 1600 पे आ जाए तो हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा अचानक से। फिर ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो इसके पास चला गया था वो यहाँ निकल के आ जाएगा कितने पे? 1600 डिग्री से। तो देखो इससे ना बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये समझ लो 1300 डिग्री का टेम्परेचर है, 1300 के नीचे तो भैया मैग्नीशियम शहंशाह था, पर अपना वक्त आएगा। 1300 के बाद एल्यूमिनियम का वक्त आ गया, तो भैया वक्त वक्त की बात होती है, कोई पावरफुल, कोई कमजोर, कोई आगे, कोई पीछे जो होता है ना, ये सही वक्त की। मैं ये डायरेक्टली कहूंगा आपका जो फ्री एनर्जी अभी तक नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव हुआ नहीं है, ठीक है। जहां मैग्नीशियम यहाँ से लेके इस टेम्परेचर तक मैग्नीशियम रूल कर रहा था, वहां पर उसी टेम्परेचर से, अच्छा अगर वो टेम्परेचर ये वाला पॉइंट होता तो इस केस में 50-50% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दोनों मेटल ऑक्साइड वहां पे स्टेबल हो जाएंगे, वहां पर एल्यूमिनियम की पावर और मैग्नीशियम की पावर मैच हो जाएगी। आई होप ये लॉजिक समझना। तो इससे हम ना क्या डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, वो बन चुका है, मुझे उसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, तो मैं कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेके आऊं? तो पहले तो चेक करो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, उसका ग्राफ टेम्परेचर के साथ कहाँ वेरी कर रहा है, उस ग्राफ के नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे आप उनको लेके आ सकते हैं। अब सिमिलरली अगर आप एक ब्यूटीफुल चीज देखो, कार्बन, मान लीजिए कोई मेरे पास कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है। लेकिन अगर आप एक चीज देखो, अब ध्यान से देखना, कैन यू सी दिस टेम्परेचर समवेयर अराउंड 400 के आसपास, 400 के आसपास, 400 के आसपास अगर आप कार्बन का रिएक्शन करवा रहे हो तो देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव है, कैन यू सी ज्यादा नीचे है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की ऊपर है। 400 के बाद अगर आप देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू नेगेटिव होती चली जाती है। 400 के बाद अगर कार्बन का रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बहुत बार रिएक्शन में हम बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कैसे प्रेडिक्ट करते हो? एल्यूमिनियम डायग्राम से। अब बताओ किस टेम्परेचर पे। इसीलिए हमारी केमिस्ट्री में देखो हम बहुत बार टेम्परेचर स्पेसिफाई करते हैं एरो के ऊपर। वो टेम्परेचर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रोडक्ट बदल जाते हैं, प्रोडक्ट बदल सकते हैं, कौन पावरफुल होगा कौन कमजोर होगा, ये सारा खेल बदल जाता है। तो टेम्परेचर केमिस्ट्री में इसीलिए बहुत ज्यादा, नैनो साइंस में चले जाओ टेम्परेचर तब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बदलते हो तो उस प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री बदल सकती है, प्रोडक्ट का काइनेटिक्स बदल सकता है, आपका जो प्रोडक्ट बदलेगा वो प्रोडक्ट ही बदल सकता है। आई होप ये लॉजिक्स, तो एलिंगम डायग्राम यहाँ तक क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक सो अब इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मेरे पास बचा है। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं, सर कहीं पे अब्रप्ट चेंज आ रहा है, ये अब्रप्ट चेंज क्यों आया अचानक से? तो इसका मतलब वहाँ पे आपका फिजिकल स्टेट बदला है, हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड बन गया हो, फ्यूजन हो गया हो उसका। अब तक मेटल ऑक्साइड जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हो सॉलिड स्टेट में बना हो, इसके बाद जो मेटल ऑक्साइड बनेगा वो हो सकता है लिक्विड स्टेट में बने। तो जो अब्रप्ट चेंजेस आते हैं वो चेंज इन फिजिकल स्टेट दिखाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड का भी देखो यहाँ पे चेंज आ गया। नेगेटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, याद रखना, अगर आपका स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है इसका मतलब स्टेबिलिटी उस ऑक्साइड का बढ़ रहा है, और अगर स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब आपका जो स्टेबिलिटी है वो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए बचा है अब इसके अंदर? आई डोंट थिंक सो कुछ बचा है। आई होप अभी इंग्लिश आप पढ़ लो आराम से बैठ के, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको एलिंगम डायग्राम बता दिया, समझा दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ग्राफ है, ये आपको ग्राफ दिखा दिए गए हैं। अब कल को अगर मैं पूछूं मुझे बताओ जिंक ऑक्साइड में से मुझे ऑक्सीजन को अलग करना है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं? तो पहले तो आप बोलोगे सर कितने टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, मैं कहूंगा मेरे को 1000 डिग्री पे करना है। तो जिंक ऑक्साइड कहाँ बन रहा है, यहाँ 1000 डिग्री पे अगर आपको करना है, ये आपका 1000 डिग्री के आसपास हो गया कुछ, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है ये।
तो इसके नीचे वाले जितने भी हैं 1000 डिग्री पे कर रहे हो ना, तो या तो क्रोमियम को ले लो, एल्यूमिनियम को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, सर किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो। पर वही अगर मैं कर रहा हूँ हायर टेम्परेचर पे 2500 पे, तो देखो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का ही देख रहा हूँ, मैग्नीशियम, ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो बड़ा शार्प स्लोप है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा समझ लो 1500 के नीचे नीचे तक तो शहंशाह होता है, सबसे पावरफुल होता है मैग्नीशियम, सबको रिड्यूस कर सकता है। लेकिन 1500 पे क्रॉस करने के बाद मैग्नीशियम का वैल्यू धड़क 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 पॉजिटिव चला जाता है। फिर तो क्रोमियम, कार्बन, एल्यूमिनियम भी उससे ताकतवर हो जाते हैं, वो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बना रहे होते हैं। आई बात समझ में? तो आई होप ये डन हो गया। यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, आप इनको आराम से पढ़ लीजिए। कोई रिड्यूसिंग एजेंट पावरफुल है या नहीं है, वो अब किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। आप किस टेम्परेचर पे ले रहे हो और कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन से दो ऑक्साइड इन्वॉल्व है। अगर मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना है एल्यूमिनियम के साथ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, पर टेम्परेचर स्पेसिफाई करो। क्या कभी नहीं होगा एल्यूमिनियम? क्या एल्यूमिनियम कभी मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। अगर आप भाई उसको 1500 से नीचे करोगे तो नहीं कर पाएगा, 1500 से ऊपर करो तो देखो एल्यूमिनियम पावरफुल हो जाता है। तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम कहते हैं ना, हम इवन आपने पढ़ा होगा, हम ये भी लिखते हैं, हमने एक बहुत एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल लिया, वो हमने कॉपर सल्फेट का लिया होगा। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स यू जिंक सल्फेट, है ना, प्लस कॉपर, ये डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ पे हम सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, ये एक्वियस केमिस्ट्री होती थी जब हम पानी में बात कर रहे हैं। और पानी में जब एक्वियस केमिस्ट्री की बात करते हो तो वहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट मैटर करती है। यहाँ हम एक्वियस केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम यहाँ पे सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, जो कहीं भी हो, हवा में भी हो सकते हैं, वैक्यूम में भी हो सकते हैं, कुछ बनी बनी कंडीशंस में भी हम उनको फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की बात यहाँ पर होगी। आई बात समझ में? प्लीज इसको आराम से बैठ के रीड कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सो लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम क्या है भैया? जैसे एलिंगम डायग्राम आपको सिंपली बताता है रिडक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑक्साइड एट ए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट इज पॉसिबल। भाई उस पर्टिकुलर मेटल को लेके आप उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बट इट डज नॉट टेल्स यू एनीथिंग अबाउट काइनेटिक्स एंड रिडक्शन प्रोसेस। ये तो वही बात हो गई थर्मोडायनामिक्स की जो लिमिटेशंस होती है। थर्मोडायनामिक्स सिर्फ बताएगा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पर थर्मोडायनामिक्स आपको ये नहीं बताएगा कि वो रिएक्शन किस स्पीड में होगा, कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी। दूसरी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपका डेल्टा जी बेस्ड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फंडे पे, जो कि हम ये मान के चलते हैं, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है इक्विलिब्रियम। तो ये वाली तो छोड़ दो, खैर ये एक लिमिटेशन याद रखना, बट ये लिमिटेशन थोड़ी ना है, तो हमको पता है थर्मोडायनामिक्स थोड़ी ना ये सारे पैरामीटर्स हमको बताता है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। इस पे भी आपको ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन के बारे में तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कार्बन भैया या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब देखो एक चीज याद रखना, हमारे पास कार्बन के फॉर्म में कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ दो चीजें बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अगर हाफ ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो हमारे पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एक्चुअली 2 हैं, एक तो कार्बन है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन भी 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो अगर आप यहाँ देखो, पहली बात हम कार्बन की करते हैं, ये देखिए मैं रेड से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कार्बन की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये कार्बन की बात। तो अगर कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो यूं समझ लो अप्रोक्सीमेटली कुछ 983, ये टेम्परेचर इन्होंने मेंशन कर दिया है। 983 के बाद अगर आप आगे जाते हो, ठीक है, 983 टेम्परेचर से अगर आप आगे जाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है। 983 से अगर पीछे रहते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बना रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी से समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा उसकी पावर कम हो जाती है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या कहोगे? देखो सर, हमारे मोस्ट ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन हम लो टेम्परेचर पे करना पसंद करेंगे। क्यों फालतू में इतना कोल और इतना उसके अंदर एनर्जी डालें, हाई टेम्परेचर पे करें। अगर लो टेम्परेचर पे ही करना हो मुझे, मान लो अगर 983 या 1000 के नीचे करना हो मुझे, तो आप किसको रिड्यूसिंग एजेंट प्रेफर करोगे, कार्बन को या कार्बन मोनोऑक्साइड को? तो देखो 1000 के नीचे ये लाइन देख रहे हो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यूज करते हो तो वो फटाक से ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो अगर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज करना होगा तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में तो 1000 के नीचे मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर मैं 1000 से ऊपर चले जाता हूँ तो कार्बन विल बी माई प्रेफर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और उसमें भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनना कम हो जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे। तो ये नेचर है रिड्यूसिंग एजेंट का।
नेचर ऑफ कार्बन, आप इसको पूरा रीड कर लीजिए। अब एक सरप्राइजिंग बात बताना चाहता हूँ, ये देखो ये सब मैंने डाल दिया है। अब एक सरप्राइजिंग चीज बताना चाहता हूँ, ये जो कंटेंट मैंने डाला हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे जो बीएससी के बच्चे होते हैं ना, बीएससी एमएससी वाले, इनको एक गलत फहमी होती है और बहुत गंदी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये गलत फहमी बैठी हुई है कि सर अगर मैं एक बीएससी एमएससी का बच्चा हूँ तो मैं 11-12 जेई की बुक्स और जेई के कंटेंट से मेरा क्या लेना देना, जेई नीट के कंटेंट से, क्योंकि मैं तो बीएससी का एमएससी का बच्चा हूँ, तो मेरी तो केमिस्ट्री मंगल ग्रह की केमिस्ट्री है, मैं तो जुपिटर से पढ़ के आ रहा हूँ, जेई नीट वाले तो अलग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। भाई साहब ये जितना भी मैंने कंटेंट यहाँ डाला हुआ है ना, ये सारा का सारा कंटेंट जेई की किताब से उठाया हुआ, ओपी टंडन निकाल के देख लेना, आपको ओपी टंडन में मिलेगा। और ये पूरा का पूरा एलिंगम डायग्राम हूबहू ऐसे का ऐसा आपको आईआईटी जैम के पेपर में वही सिलेबस में आता है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है, समझाने का मतलब मेरा अर्थ ये है कि पहले तो आप ये सिलेक्शन करना छोड़ दो कि मैं तो बीएससी का बच्चा हूँ तो मैं बड़ा ही कुछ पढ़ूंगा। कॉन्सेप्ट होता है, वो आप बीएससी में पढ़ो, एमएससी में पढ़ो। अगर मुझे आपको पढ़वाना है कि एलिंगम डायग्राम जो 12th में सीबीएसई में पढ़ाया जाता है, वो उसी एलिंगम डायग्राम पे क्वेश्चन बीएससी में भी पूछा जा सकता है, एमएससी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत बार बच्चे होते हैं जब हम कोई कोर्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना, रोना स्टार्ट करते हैं, अरे सर ये तो आप 12वीं पढ़ा रहे हो, हमको तो एडवांस लेवल पढ़ाओ, एकदम भारी भड़कम वाला कंटेंट पढ़ाओ। अरे भाई क्वेश्चन यहाँ से भी बना जा सकता है, और किसी क्वेश्चन के ऊपर स्टैंप नहीं लगी होती कि वो नेट का क्वेश्चन है, गेट का है, टिफर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम को देख के नहीं आता, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं से भी आ सकता है। तो आप ये जो सिलेक्शन करते हो ये भी पहले बंद कर दीजिएगा। इस पूरे यहाँ पे मेटलर्जी खत्म हो जाती है मेरी पूरी। इससे ज्यादा मेटलर्जी में आईआईटी जैम में देखो अभी तक 2 ही साल हुए हैं, क्वेश्चन देखते हैं वक्त के साथ, जैसे जैसे अलग अलग क्वेश्चन वो पूछने लगेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि और किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि अब तक जितना उन्होंने सिलेबस मेंशन किया था, आपके जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने ये दिखाया था लास्ट वीडियो में, जितना उन्होंने मेंशन किया था उतना तो मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया। जैसे यहाँ देखो जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन और प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम, बस इससे ज्यादा उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया है जैम के सिलेबस में। तो इतना तो मैंने कवर करवा दिया है। इससे ज्यादा जैसे जैसे साल बीतेंगे, वक्त बीतेगा और इससे क्वेश्चन और आने लगेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन और आईआईटी वाले क्या एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो यहाँ मेटलर्जी खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, और अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो भैया देखो आपका मेटलर्जी भी एक और टॉपिक खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।